हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। तो सबसे पहले आपके सामने है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से दोस्तों इसका नाम कभी भी किसी ने नहीं सुना हो, बट स्टिल मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अटेम्प्ट कीजिए बेस्ड ऑन द वर्ड्स यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेडियो आइसोटोप एंड थर्मोइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये नाम अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। उस बेसिस पे आप कोशिश कीजिए कि इसके जो ऑप्शंस हैं इनको एलिमिनेट कीजिए या फिर जैसे भी कोशिश करके अटेम्प्ट कीजिए। यूट्यूब कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बेशक आप सबसे पहले पॉज करके वीडियो को वहां पे आंसर जज करने की कोशिश कीजिए। स्टेटमेंट्स आर दे आर बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट, हीट सोर्स यूज्ड इज प्लूटोनियम और यूरेनियम, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंटरप्लैनेटरी स्पेस प्रोपल्शन सिस्टम। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन से करेक्ट हैं, और ऑप्शंस बहुत स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो इसी को हम आगे स्टडी करेंगे और आज का जो टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन स्पेस मिशंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझो कि UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC जो कि इसरो का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 3 फेज डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल मंगवाए हैं। किसका 3 फेज डेवलपमेंट करेंगे भाई? तो 100 वॉट रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का 3 फेज प्रोडक्शन किया जाएगा। इसका एम क्या है? तो पावर जनरेशन एंड थर्मल मैनेजमेंट ऑफ इसरो डीप स्पेस मिशंस। तो ये समझना कि जो रेडियो आइसोटोप्स हैं ये क्या करते हैं कि जब ये डिसइंटीग्रेट करते हैं तो अपने आप में हीट बहुत सारी रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसी हीट का हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाते हैं और इन्हीं को हम कोशिश कर रहे हैं कि डीप स्पेस मिशन में यूज कर ले जाएं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसके जो URSC है, जो आपका URSC UR राव सैटेलाइट सेंटर जो कि इसरो का है, ये कोशिश कर रहा है कि आपका जो इसरो का डीप मिशन है यहाँ पे पावर जनरेशन थर्मल मैनेजमेंट हम करें। ठीक है, RTG की बात करूँ तो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर बेस्ड पावर सिस्टम। कैसा है? न्यूक्लियर बेस्ड पावर सिस्टम है। इट इज जनरली यूज फॉर पावर जनरेशन एंड थर्मल मैनेजमेंट ऑफ स्पेस मिशंस। ध्यान रखना, थर्मल मैनेजमेंट ऑफ स्पेस मिशंस। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों? तो ये समझना कि ये जो थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, आप सभी को पता है अर्थ के कोर में भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। दे आर कॉन्टिन्यूसली डिसइंटीग्रेटिंग ड्यू टू विच मोल्टेन लावा इज कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग, करंट्स बनी हुई हैं रेगुलर। ठीक है, तो वहीं से हमारी जो कोर की हीट है वो जनरेट होती है। तो इसी थर्मल एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो कितना बेहतरीन रहेगा, है ना। आपने देखा है कि जो नासा ने अभी रिसेंटली परसिवरेंस भेजा है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थर्मल कंपोनेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव एनर्जी से, रेडियो आइसोटोप्स से अपनी एनर्जी डिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकपल्स। क्या बोलते हैं? थर्मोकपल्स। इसमें होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। आप सभी ने मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में एक फिनोमेना पढ़ा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, एक हॉट एरिया में से और एक कोल्ड एरिया चुनते हैं। ठीक है, जिस कोल्ड एरिया को हम बोलते हैं हीट सिंक। क्या बोलते हैं? हीट सिंक। और हॉट एरिया को बोलते हैं हीट सोर्स। ठीक है, हीट सोर्स एंड हीट सिंक। और इनके बीच में एक अलग अलग 2 मेटल वायर डाल देते हैं, 2 अलग अलग मेटल वायर डाल देते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, जैसे मान लो फेरस हो गया एंड कॉपर हो गया। फेरस मतलब आयरन एंड कॉपर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका हॉट रीजन से कोल्ड रीजन और कोल्ड रीजन से हॉट रीजन में आराम से फ्लो करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। ध्यान रखना, सीबेक इफेक्ट यूज होता है। ये एक फिनोमेना है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 डिसिमिलर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 सब्सटेंसेस। आई होप ये समझ में आ रहा है। वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको थर्मोकपल बोलते हैं। और ये इसमें जो पावर जनरेट होती है दैट इज ड्यू टू प्लूटोनियम 238। इसके अलावा यूरेनियम 238 भी आप यूज़ कर सकते हो, प्लूटोनियम 239 भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा प्लूटोनियम 241 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपको हाफ लाइफ कितनी चाहिए, कितना इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप फ्यूल अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। हीट इज देन ट्रांसफर टू वन साइड ऑफ थर्मोकपल। ऑब्वियस ही बात है, एक कोर में आप रेडियो एक्टिव मटेरियल रखोगे, दूसरा कोर आपका जो दूसरा एंड है ये स्पेस में रहेगा। स्पेस में आपको पता है ये बहुत ज़्यादा लेस टेम्परेचर है और उसके कारण जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण हमारा करंट जनरेट होगा। इसी करंट का यूज़ करके हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो अपना सैटेलाइट उसको मैनूवर भी कर सकते हैं, उसको पावर भी दे सकते हैं, और इसी तरीके से कई तरह की, उसको गर्म भी रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है उसको गर्म भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो आगे कि जो एक्सेस हीट एनर्जी है ये क्या करता है? पहले तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन करता है, दूसरा चीज़
कि उसको पावर भी दे सकता है, ठीक है। इसको सीबेक इफेक्ट गवर्न करता है। चलो अब देखो, इसके अलावा जब आपका देखो URSC, ठीक है, हमारे पास क्या है URSC, इसने जो प्रपोजल मंगवाया है, ठीक है, दैट प्रपोजल इज फॉर मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इज इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू यूज दिस टेक्नोलॉजी RTG? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया पहली देश, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। तो इस ध्यान रखना, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हैं, चैलेंजेस हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है मैन्युफैक्चर करना और कंट्रोल करना, ठीक है। बट ध्यान रखना कि यूएसए ने इसको पहली बार कोल्ड वॉर के दौरान यूज़ किया था 1961 में, जब उसने अपना ट्रांजिट 4A मिशन लॉन्च किया था। कौन सा मिशन लॉन्च किया था? ट्रांजिट 4A मिशन वाज द फर्स्ट मिशन विच यूज्ड RTG टेक्नोलॉजी इन 1961। इसके बाद यूएसएसआर भी कहाँ पीछे रहने वाला था? तो इट ऑल्सो लॉन्च्ड नियरली 2 डजन न्यूक्लियर पावर्ड स्पेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेजर प्रोमिनेंट जो स्पेस मिशन हैं जिसमें क्या कहते हैं आपका ये यूज़ हुआ है, दे आर मार्स साइंस लेबोरेटरी, मार्स 2020 एंड ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। तो ध्यान देना, मार्स साइंस लेबोरेटरी ने क्यूरियोसिटी रोवर जो लॉन्च किया था 2011, इसमें न्यूक्लियर पावर डिवाइस था। मार्स 2020 में जो परसिवरेंस रोवर गया है वहाँ 2020 का नासा का, इसमें भी न्यूक्लियर पावर डिवाइस था। उसके अलावा ड्रैगन फ्लाई भी प्रोजेक्टेड है, रोटोक्राफ्ट है जो कि 2027 में भेजने का, इसमें भी आप न्यूक्लियर पावर डिवाइस यूज़ करो। इसमें 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसके लिए आप देख सकते हैं, रेडिएटर फिन होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल है जिसमें थर्मोकॉपल कहेंगे, और उसके बाद GPHS जनरल पर्पस हीट सोर्स मॉड्यूल है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, एक जगह हीट होगी, एक जगह का क्या कहते हैं लेस होगा, मतलब कम टेम्परेचर होगा, और बीच में आपने क्या लगा दिए? वायर्स लगा दिए, थर्मोकॉपल वायर्स लगा दिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी है और इसका यही एडवांटेज भी बनेगा एंड में। आप देखिएगा इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसी कारण से ये इसके लिए एडवांटेज बन जाता है। अब टाइप्स ऑफ रेडियो आइसोटोप सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो दोस्तों पहले तो मैंने आपको बताया थर्मो इलेक्ट्रिक, ठीक है, दैट मींस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, इसमें क्या है? स्मॉल डिवाइसेस दैट प्रोवाइड हीट टू कीप अ स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिकल सिस्टम ऑपरेशनल इन कोल्ड टेम्परेचर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? न्यूक्लियर पावर कैन बी यूज्ड फॉर ए रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें करेंगे क्या बेसिकली? तो आप एक चीज़ समझिएगा, कोई भी जो स्पेस में प्रोपल्शन होता है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे कोई भी प्रोपल्शन सिस्टम न्यूटन के थर्ड लॉ पे भी बेस्ड होता है, बट स्टिल यहाँ पे क्या करते हो आप? कोई लिक्विड फ्लूइड भर दिए, लिक्विड फ्यूल भर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? हीट अप्लाई करोगे। क्या करोगे? इस पर हीट अप्लाई करोगे, जो कि रेडियो एक्टिविटी से भी रिड्यूस हो सकता है, या फिर सोलर एनर्जी से भी रिड्यूस हो सकता है, या फिर किसी और तरह के बैटरी सेल से रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। इसको हीट अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा? एक्सपैंड करेगा और ये बाहर भागेगा, ठीक है। नोजल एक लगा रहता है, उससे बाहर भागता है और इसके कारण जो चीज़ें आगे बढ़ती है। सिमिलर टू द बलून, ठीक है। आप बलून को फूंकते हो तो वो फूलता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, और जैसे ही छोड़ते हो वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई बलून जैसा पिचकाने का कोई सिस्टम है नहीं, तो इसीलिए हम लोग हीट अप्लाई करते हैं सो दैट जो अंदर प्रेशर में फ्लूइड भरा है वो क्या हो? गर्म होकर के और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करे और एग्जिट करे, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे यूरेनियम एटम्स यूज़ किए जाते हैं, फिशन के थ्रू हीट रिलीज करेंगे, और उसके अलावा आपका जो गैस है, ठीक है, जो आपका गैस है वो नोजल से बाहर निकलेगा और उसके कारण थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखो NTP सिस्टम जो कि मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैं मैकेनिज्म आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले, ये इसलिए डिज़ाइन नहीं होता है कि आपका जो अर्थ सरफेस है वहाँ से इतना लिफ्ट ऑफ दे दे कि वो स्पेस में चला जाए, ठीक है। तो किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को ये वेव ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको तोड़ करके बाहर निकलने के लिए, एस्केप वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए ये नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि इसमें थ्रस्ट रिलेटिवली काफ़ी कम होता है। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ करोगे आप? डीप स्पेस में करोगे। तो अभी भी ध्यान रखना कि जब धरती से बाहर जाओगे तो वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ करने के बजाय जो केमिकल रॉकेट्स, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हो, आयन प्रोपल्शन सिस्टम। तो प्लीज़ आप, मेरे लेक्चर है उसके ऊपर, आयन प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर, तो आप एक बार उसको ज़रूर देखना, उसमें भी आपको काफ़ी कुछ ऐसा ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है और वो UPSC के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स विथ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन स्पेस, ठीक है। तो ध्यान दो, ये हाईली रिलायबल एंड मेंटेनेंस फ्री है। कैसा है? हाईली रिलायबल एंड मेंटेनेंस फ्री। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जब मूविंग पार्ट नहीं है तो फ्रिक्शन के कारण कोई फेलियर या वियर आउट नहीं होता है, ठीक है। इनेबल डीप स्पेस एंड इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट है और साथ साथ केमिकल रॉकेट से बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। और इस कारण से क्या है? बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होता है, ट्रिप टाइम कम कर देता है। ट्रिप टाइम मतलब जल्दी से जल्दी पहुंचने का जो वक्त है वो घटा देता है, ठीक है। मतलब जल्दी पहुंच पाते हो आप कहीं भी। दिस वुड ऑल्सो प्रूव बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन स्पेस ट्रैवल।
ह्यूमन स्पेस ट्रैवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और साथ साथ जो फर्स्ट जनरेशन एनटीपी सिस्टम है ये टोटल मिशन ड्यूरेशन को हाफ तक भी रिड्यूस कर सकते हैं। सोचो दोस्तों, अभी जस्ट प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, वो आपका जो टोटल मिशन ड्यूरेशन है उसको हाफ तक में भी रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से आपका मूवमेंट हो पाएगा। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये सोलर प्रॉक्सिमिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत आराम से ये कहीं भी नेविगेट कर सकता है। ये भी इसका एक एडवांटेज है कि हमें सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द आपका आज की डेट में सैटेलाइट्स हैं, दे आर सोलर पावर्ड। ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखो हम जब सैटर्न पे कोई मिशन करना चाहते हैं सपोज करो, तो सैटर्न इज नियरली 10 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में जितनी दूरी है उसका लगभग 10 गुना सन और सैटर्न के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसी कारण से आप देखो वहाँ पे जो सनलाइट अवेलेबल रहती है वो हार्डली 1% रहती है, जो कि सन पे अर्थ पे हम रिसीव करते हैं। तो आपने देखा है पर यूनिट स्क्वायर ऑलरेडी हमारा इंसोलेशन कितना कम है आउटपुट निकलता है, वहाँ 1% है तो उसका भी कम निकलेगा। तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इफेक्टिवली कोई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इफिशिएंटली कोई सोलर एनर्जी को हार्नेस कर पाए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने पहले भी आपको बताया हाफ लाइफ हम डिसाइड कर सकते हैं, तो मटेरियल और बाकी चीज़ों पे रिसर्च चल रही है और इसी कारण से हम लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो चैलेंजेस इसमें बहुत सारे हैं। पहला है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट बिल्कुल रहेगा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप न्यूक्लियर मटेरियल लेते हो, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल लेते हो और स्पेसिफिकली इनरिच्ड यूरेनियम लेते हो, तो उसके पीछे बहुत सारे सेफ्टी रेगुलेशंस आते हैं और इन सब चीज़ों के कारण आपका बजट और जो टाइम है, शेड्यूल है, वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, गेटिंग अप्रूवल्स, मैंने पहले ही बताया, हम आज भी एनएसजी की मेंबरशिप के लिए क्रेव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन हमें आज भी नहीं मिल पा रही है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस तो दोस्तों हैं ही, क्योंकि आप इवनली कैसे स्प्रेड करोगे, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको कैसे हैंडल करोगे सो दैट मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल सके। ठीक है, हीट सोर्स के फॉर्म में। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल भी अपने आप में है, जैसे आज इंडिया में क्या है, आप देखिए थोरियम का बहुत अच्छा रिजर्व मिला है, यूरेनियम रिसेंटली जादूगुड़ा माइंस में मिली है, लेकिन स्टिल दैट इज नॉट इनफ फॉर आवर ओन कंजम्पशन। रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, ये बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जहां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं वहां ऐसा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो ये भी ऑब्वियस ही बात है, एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हैजार्ड है। चलिए अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, जहां भी चैलेंजेस रहते हैं हमारे यूपीएससी एक चीज़ बहुत अच्छा है कि दे वांट पॉजिटिव माइंडसेट पीपल। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर जगह पे जहां भी आप चैलेंजेस लिखते हो आपको वे फॉरवर्ड लिखना जरूरी होता है। तो पहला जो आप वे फॉरवर्ड लिखोगे दैट विल बी मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी एट मतलब इज द टॉप प्रायोरिटी किसी भी न्यूक्लियर मतलब प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो सिएटल बेस्ड कंपनी है, इसका नाम है अल्ट्रा सेफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, USNC टेक। ठीक है, इसने क्लेम किया है कि इसने एक ऐसा एनटीपी इंजन बनाया है, न्यूक्लियर थर्मो इलेक्ट्रिक इंजन बनाया है, जिसने जो कि प्रोपल्शन इंजन बनाया है, जो कि क्रू को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव पार्टिकल के एक्सपोजर से। ठीक है, तो दे आर लाइक कि सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी रख करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो न्यू टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हैं वो चल रही हैं फ्यूल प्रोडक्शन पे, फ्यूल एलिमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे और साथ साथ टेस्टिंग पे। नासा जो है लो एनरिच्ड यूरेनियम को यूज़ करने के टेक्निक्स ढूंढ रहा है और कोशिश कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, आपका बजट में भी कम पड़ती है और साथ साथ शेड्यूल भी बहुत एडवांस कर देगी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया जैसे कि आप हाईली एनरिच्ड यूरेनियम लेते हो तो वो कैसा होता है, वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है, उसका यूज़ वेपन में भी किया जा सकता है। और एनएसजी, एनपीटी, इन सब के मैंडेट के हिसाब से आपको हैंडलिंग और सिक्योरिटी रेगुलेशंस के चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, उसमें वक्त भी जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यही चीज़ इसरो को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप कोशिश करो कि लो एनरिच्ड यूरेनियम को ही डायरेक्ट यूज़ कर लो। मल्टी स्टडी पाथ्स टू इवैल्यूएट द कॉस्ट टू बेनिफिट्स, रूट टू एग्जीक्यूट NTP फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद डिटेल कॉस्ट एनालिसिस। तो ये 3 पार्ट्स हैं दोस्तों, ध्यान रखना कि आपको कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला तो आपको कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, दूसरा फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा इंजेन्युटी था, इंजेन्युटी मिशन पे भी मैंने एक प्रॉपर लेक्चर बनाया, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका जो प्राइम टास्क था दैट वाज टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन की एटमॉस्फेयर, मार्स के एटमॉस्फेयर में जो थिन एयर है उसमें भी कोई हमारा फ्लाइट कर सकता है, कोई ड्रोन फ्लाई कर सकता है या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा डिटेल कॉस्ट एनालिसिस तो हमें देखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकल जो मतलब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ज़्यादा बेटर है या कि ये वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोलैबोरेशन, मैंने पहले ही बताया आपको, USSR एंड नासा बहुत पहले से ही इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।
ठीक है। वाई इज टेक्नोलॉजी नीडेड, क्यों जरूरत है भाई? तो देखो सबसे बड़ी बात है हम गगनयान मिशन भेज रहे हैं, है ना। गगनयान मिशन में क्या करेंगे हम लोग कि कुछ लोगों को स्पेस में, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, एंड दैट ओनली प्रीकर्सर टू आवर स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करने की, ठीक है। चाइना ऑलरेडी कर रहा है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा सोलर ऑब्जर्वेटरी हम सेंड कर रहे हैं लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पे, जिसका नाम रखा है हमने आदित्य L1। क्या नाम रखा है? आदित्य L1। और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आदित्य L1 अपने आप को बेटर तरीके से स्टैब्लिश कर पाएगा, वहां पे जाके प्रॉपर तरीके से मैनूवर कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड, द इंडियन स्पेस टेलीस्कोप एक्सपोसैट, तो इंडिया का जो सेकंड स्पेस टेलीस्कोप है दैट इज एक्सपोसैट, इसको भी हम चाहें तो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक सिस्टम से लैस कर सकते हैं, सो दैट कि ये बहुत आराम से काम कर पाए। मंगलयान 2 टू मार्स हम भेजेंगे, और उसके अलावा आपका चंद्रयान 3 जो कि अटेम्प्ट करेगा मून पे लैंड करने की, तो वहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा शुक्रयान भी हम भेज रहे हैं वीनस पे, वीनस का हिंदी नाम शुक्र है, तो शुक्रयान वहाँ से आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना शुक्र इज हिंदी नेम ऑफ वीनस, नहीं याद होगा तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। शुक्राचार्य भी थे दानवों के गुरु, है ना। तो चलिए, तो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जितना हो सके, क्योंकि उससे भी कहते भी हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो यूपीएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा हमारा CSAT कोर्स भी लॉन्च हो चुका है अब, ठीक है, तो आप वहाँ भी जा करके प्रॉपरली रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है CSAT, उसको हल्के में ना लें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।